Hello students, welcome to AS Tutorials. Today we will continue our first chapter from geography, that is resource and development. So students, last lecture में हमने पढ़ा था about the land, correct? हमने देखा था कि land एक important resource है, plus land is a finite resource also, that is limited है. हम उसको increase नहीं कर सकते, इसीलिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम लैंड को कंजर्व करें, उसको डिग्रेड नहीं होने दें. हमने पढ़ा था दैट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड कंटिन्यूसली डिग्रेड होता जा रहा है एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम लैंड को कंजर्व करें. सो हमारा जो लैंड नेक्स्ट टॉपिक है इज़ रिलेटेड टू द लैंड डिग्रेडेशन एंड हाउ कैन वी कंजर्व इट. लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स. We have shared our land with the past generation and will have to do so with the future generations too. 95% of our basic needs of food, shelter and clothing are obtained from land. Human activities have not only brought about the degradation of land but also has aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. क्या बताया हुआ है यहाँ पे दैट लैंड हमने हमारे पास्ट जनरेशन के साथ भी शेयर किया है एंड हमें अपने आने वाली जनरेशन के साथ भी लैंड को शेयर करना है. मोस्ट ऑफ जो भी रिसोर्सेज हमें मिलते हैं या जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है वो सब किसके बेसिस पर होती है? लैंड के बेसिस पर होती है, करेक्ट. जो भी रिसोर्सेज हमें मिलते हैं वो सब कहाँ से मिलते हैं? मेजॉरिटी ऑफ रिसोर्सेज हमें लैंड से मिलते हैं. नाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसा हमने पढ़ा दैट ह्यूमन एक्टिविटीज़ या ह्यूमन्स क्या कर रहे हैं? हर एक रिसोर्स को ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं. इन द सिमिलर मैनर ह्यूमन्स ने लैंड को भी ओवर यूटिलाइज किया है, जिसकी वजह से इट इज़ कॉजिंग द डैमेज टू लैंड एंड कॉजिंग द डिग्रेडेशन. इट इज़ लैंड की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे करके क्या होती जा रही है? डिप्लीट होती जा रही है. किसकी वजह से हो रहा है ये सब? This is all done because of the human activities. At present, there are about 130 million hectares of degraded land in India. Approximately 28% of it belongs to category of forest degraded area, 56% of it is water eroded area, and rest is affected by saline and alkaline deposits. Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying too have contributed significantly in the land degradation. क्या बताया हुआ है यहाँ पे दैट अभी के टाइम पर जब मतलब ये बुक प्रिंट हुआ था उस टाइम पर 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड इंडिया में डिग्रेडेड था, जिसमें फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया भी था, वाटर इरोडेड एरिया भी था, देन उसके बाद डिफॉरेस्ट्रेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, दिस वेर दी सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से लैंड इज़ कंटिन्यूसली डिग्रेडिंग. ओके, नेक्स्ट आता है, अभी हमें बताया है कि माइनिंग की वजह से कैसे लैंड डिग्रेड होता है. माइनिंग साइट्स आर abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening. In states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha, deforestation due to mining have caused severe land degradation. In states like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra, overgrazing is one of the main reason for the land degradation. हमें बताया है कि अलग अलग स्टेट्स में लैंड डिग्रेडेशन का रीज़न क्या है. तो जो माइनिंग एरियाज़ है, मतलब जहाँ पे हमें मिनरल्स मिलते हैं, मेनली जो प्लेटो एरियाज़ है, वहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन किसकी वजह से होता है? माइनिंग एक्टिविटी की वजह से होता है. हम क्या करते हैं? जब माइनिंग करते हैं तो लैंड को पूरा डिग करते हैं एंड देन उसके बाद में उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं. खड्डा खोदते हैं, रिसोर्सेस या मिनरल्स जो भी है उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन उसके बाद उसको प्रॉपरली फिल नहीं करते. ठीक है, तो वो लैंड यूज़ के लिए नहीं बचता. सेकेंड, अभी हमें बताया है अबाउट द गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिस आर द एरियाज़ जहाँ पे लैंड किसकी वजह से डिग्रेड हो रहा है? इट इज़ गेटिंग डिग्रेडेड बिकॉज ऑफ द ग्रेजिंग एक्टिविटीज़. किसकी वजह से हो रहा है? ओवर ग्रेजिंग की वजह से. समझे क्या बताया यहाँ पे? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे डिफॉरेस्ट्रेशन किसकी वजह से हो रहा है? माइनिंग की वजह से.
हम गड्ढा खोदते हैं, मिनरल्स निकालते हैं एंड देन उसके बाद उसको प्रॉपरली फिल नहीं किया जाता है तो लैंड यूजफुल पर्पस के लिए नहीं बचता। देन उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है। इन स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे लैंड किसकी वजह से डिग्रेड हो रहा है? बिकॉज ऑफ ओवर इरीगेशन। ठीक है, ओवर इरीगेशन इज द रीज़न जिसकी वजह से ये लैंड डिग्रेड हो रहा है। ओवर इरीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू increase in salinity and alkalinity in soil. The mineral processing like grinding of limestone for cement industry and calcite and soap stone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere. It retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the land. In the recent years, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. अभी दूसरा हमें क्या बताया था कि जो एग्रीकल्चरल एरियाज़ है वहाँ पर लैंड किसकी वजह से डिग्रेड हो रहा है? बिकॉज ऑफ ओवर इरीगेशन। ठीक है, क्योंकि पानी वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है तो वाटर ज़्यादा यूज़ होता है एंड दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से सॉइल जो है वो लैंड जो है वो डिग्रेड हो रहा है। देन उसके बाद जो मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती है, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ में सीमेंट एंड ये सब चीज़ें ग्राइंड होती है तो उसके जो फाइन पार्टिकल्स है वो सब क्या होते हैं? वो सब सॉइल पर या लैंड पर सेटल हो जाते हैं। वो लैंड पर सेटल होते हैं, उसके बाद जब बारिश आती है तो वाटर लैंड के अंदर नहीं जा पाता है। समझ आया क्या बोला मैंने यहाँ पे? दैट जिन भी एरियाज़ में मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ग्राइंडिंग का वर्क करते हैं, तो ग्राइंडिंग में क्या होता है? मिनरल्स को फाइन पार्टिकल्स में हम कन्वर्ट करते हैं। तो जब ये ग्राइंडिंग होती है तो कुछ फाइन पार्टिकल्स हवा में उड़ जाते हैं एंड देन उसके बाद वो कहाँ पर सेटल हो जाते हैं? लैंड पर सेटल हो जाते हैं। जब वो लैंड पर सेटल होते हैं तो जब बारिश आती है तो जो वाटर है वो कम्प्लीटली सॉइल के अंदर नहीं जा पाता है। दिस ऑल्सो कॉजेज डिग्रेडेशन। देन इंडस्ट्रीज़ की वजह से वी ऑल नो कि रिसेंट टाइम्स में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करने वाला यूनिट क्या है? इंडस्ट्री की वजह से लैंड भी डिग्रेड होता है एंड साथ साथ में वाटर भी पोल्यूट होता है। सो यहाँ पे डिफरेंट वेज दिए हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड होता है। कौन से हमने पढ़े? माइनिंग की वजह से होता है, ओवरग्रेजिंग की वजह से होता है, एग्रीकल्चर की वजह से होता है, मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से भी लैंड डिग्रेड होता है एंड लास्ट कौन सा था? इंडस्ट्रीज़। टोटल 5 है। कौन से रिपीट करो मेरे साथ। द फर्स्ट वन वॉज माइनिंग, फिर दूसरा कौन सा था? ओवरग्रेजिंग, तीसरा कौन सा है? एग्रीकल्चर, फोर्थ कौन सा है? मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड फिफ्थ कौन सा है? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। ये 5 रीजंस है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। There are too many ways to solve the problem of land degradation. Afforestation and proper management of grazing can help to some extent. Planting of shelter belt of plant, control of overgrazing, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes are some of the methods to check land degradation. Proper management of wasteland, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluents and waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas. अभी यहाँ पे हमें वेज बताया, हमने जो प्रॉब्लम पढ़े ये उसके काउंटर मेजर्स है। ठीक है, पहला प्रॉब्लम हमने क्या पढ़ा था? दैट माइनिंग एंड ऑल की वजह से ये सब होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? माइनिंग के लिए, ग्रेजिंग के लिए एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। अगर प्रॉपर प्लानिंग हम करते हैं, एक फिक्स एरिया हम दे देते हैं, तो इससे क्या होगा? लैंड डिग्रेडेशन रिड्यूस हो सकता है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रीज़ प्लांट कर सकते हैं, है ना। एफॉरेस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं। डिफॉरेस्ट्रेशन क्या होता है? लार्ज नंबर पर ट्रीज़ कट करना। और अफॉरेस्ट्रेशन क्या होगा? लार्ज नंबर पर ट्री ग्रो करना। तो हम अफॉरेस्ट्रेशन कर सकते हैं।
देन उसके बाद में हम शेल्टर बेल्ट्स लगा सकते हैं, मतलब जो ओपन एरियाज़ होते हैं रोड के किनारे हम लॉन्ग मतलब ट्रीज़ प्लांट कर सकते हैं कंटिन्यू बेसिस पर, तो उससे भी इरोजन कम होगा एंड लैंड डिग्रेडेशन प्रिवेंट होगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ग्रेजिंग कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, जिससे डिग्रेडेशन स्टॉप हो जाए। देन उसके बाद हम इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करके अगर रिलीज़ करेंगे, है ना, प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद अगर उसको रिलीज़ किया जाएगा तो इतना ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट लैंड और सॉइल पर नहीं पड़ेगा। सो दिस वेयर सम ऑफ दी वेज जिससे हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को स्टॉप कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे अपना लैंड का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉइल। इसके बारे में हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ये जितना भी टॉपिक हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं ना, वो सब हम 8th में पढ़ चुके हैं, है ना। टाइप्स ऑफ सॉइल आएगा एंड कैसे हम जो सॉइल है उसको कंजर्व कर सकते हैं वो आएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट इट। सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. It is the medium of plant growth and supports different type of living organisms. Living organisms on the earth. The soil is a living system. It takes millions of years to form soil up to a few centimeters in depth. Relief, parent rock or bedrock, climate, vegetation, and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. Various forces of nature such as change in temperature, action of running water, wind and glacier, activities of decomposers, etc. contribute to the formation of soil. Chemical and organic changes will take place in the soil are equally important. Soil also consists of organic एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल्स। क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि सॉइल जो है इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। एक और चीज़ बताई है कि कुछ सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। सॉइल की क्वालिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, सॉइल कहाँ पर फॉर्म हुई है, पेरेंट रॉक का कैरेक्टर्स क्या था, करेक्ट, पेरेंट रॉक या बेड रॉक जिसका वेदरिंग होकर सॉइल बनता है उसका कैसा क्वालिटी था, क्या फीचर्स थे। देन उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, कितना टाइम लगा सॉइल को फॉर्म होने में, टेम्परेचर क्या था, क्लाइमेटिक कंडीशंस उस टाइम पर क्या थे, वाटर, विंड, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, करेक्ट। इन सब के साथ साथ में केमिकल चीज़ें जो भी होती है, या वी कैन से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीज़ें जो होती है, इवन वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इन सब चीज़ों के बेस पर सॉइल डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होती है, करेक्ट। उनका जो पीरियड ऑफ फॉर्मेशन है कि कितना टाइम लगा, टेम्परेचर क्या था, विंड का फंक्शन क्या था वहाँ पे, वाटर का फ्लो कितना था, पानी था या नहीं था, ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड इन फैक्टर्स की वजह से सॉइल डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई की जा सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, chemical and physical properties, the soil of India can be classified in different types. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि सॉइल फॉर्मेशन के पीछे क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, सॉइल का कलर क्या है, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, सॉइल कितने पुरानी है, उसके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। इन सब बेसिस पर सॉइल डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई की जाती है। क्लियर। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो दिया है इज़ अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल, करेक्ट। इसमें कौन सी सॉइल आएगी, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। हर एक सॉइल में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि ये सॉइल हमें मिलती कहाँ पर है, मतलब वेयर डू वी फाइंड दिस सॉइल, देन उसके बाद उस एरिया में ग्रो क्या होता है, एंड सम ऑफ दी अदर प्रॉपर्टीज़। तो जब भी आपको एग्ज़ाम में पूछेंगे अबाउट एनी टाइप ऑफ सॉइल तो ये 3 चीज़ें लिख देना। क्या क्या लिखोगे आप कि ये कहाँ पर मिलती है, इसमें क्या ग्रो होता है, और अगर जो भी एडिशनल कैरेक्टर सॉइल के बारे में दिया है वो आप इसमें लिख देना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट
with the alluvial soil. This is the most widely spread and important soil. In fact, the entire northern plain are made of alluvial soil. This have been deposited by three important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. These soils are also extend in Gujarat and Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri river. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि अगर हम कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बेसिकली कौन से सॉइल से बने हुए हैं, एलुवियल सॉइल से बने हैं. ठीक है, अब ये एलुवियल सॉइल कहाँ से आती है, तीन हिमालयन रिवर्स ये सॉइल कैरी करते हैं. पहला द गंगा, दूसरा कौन सा है द इंदस एंड तीसरा कौन सा है ब्रह्मपुत्र. ठीक है, यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि मेजरली ये सॉइल कहाँ पर फाउंड होती है, इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. तीन रिवर्स ये सॉइल कैरी करते हैं फ्रॉम हिमालयाज, द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. कुछ लिमिट्स तक हमको ये सॉइल गुजरात और राजस्थान में भी देखने को मिलती है. क्या बताया यहाँ पे, दैट अप टू अ सर्टन एक्सटेंट, मतलब एक पतला सा नैरो बेल्ट जो है वो हमें कहाँ पर भी देखने को मिलता है, इन गुजरात एंड राजस्थान ऑल्सो. क्लियर, ये सॉइल गुजरात एंड राजस्थान के अलावा और कहाँ पर देखने को मिलती है, इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. कौन से रिवर्स के पास, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी.